होगा। जिस तरीके से हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, बंगाल में इनका हुआ मुंडन साफ, उत्तर प्रदेश में इनका होगा मुंडी साफ। इंतजार कीजिए, चुनाव आने दीजिए, सारे नतीजे यहीं रहेंगे, लोग पूछेगा। दर्शकों, टुडे प्रेस इंडिया में स्वागत है आपका। इस वक्त 2022 के विधानसभा के चुनाव की सरगर्मियां बहुत ही ज़ोरों पे चल रही हैं। सभी पार्टियां पूरी तरह से अपना जोर लगा रही हैं, 2022 पर फोकस कर रहा है। किस तरह से हर पार्टी विधानसभा के चुनाव में 2022 में अपने आप को सर्वप्रथम और अपने काबिज करना चाहते हैं। इसी बीच एक चर्चित चेहरा जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चित रहता है, हमारे बीच मौजूद हैं पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी। इस वक्त ना ही ये किसी पार्टी से है, ना ही किसी संगठन से हैं, उसके बावजूद भी ये पूरी तरह से बुलंद आवाज़ में एकदम मुखर स्वर में बात करते हैं मौजूदा सरकार को लेके। आखिर क्या शिकायत है श्रीवास्तव जी आपकी मौजूदा सरकार से, बीजेपी सरकार से? आपको ही तो दिख रहा होगा, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के पत्रकार हैं, तो देश बचाने की जवाबदेही आपकी भी है। और आप कहते हैं शिकायत, सबसे बड़ी शिकायत तो ये है कि आने वाली पीढ़ी का, आने वाली नस्लों का भविष्य बर्बाद कर रही है मोदी सरकार, भाजपा की सरकार। ये कमरा आपको लग रहा? कोरोना और तालिबान से ज़्यादा खतरनाक है ये नमूना वायरस, जो भारत को खोखला कर रहा है, जो भारत को गरीब बना रहा है। जो MS गोवलकर, जो RSS के द्वितीय गुरु थे, उनका एक किताब है वी आर आवर नेशनहुड, उसमें 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना, उसी एजेंडे पर काम करते हुए आज भारत की हर एक संस्थाओं को जानबूझकर गरीब बनाया जा रहा है और उसे अपने व्यापारिक मित्रों को बेचा जा रहा है। हम दो, हमारे दो, आप समझिए, दो ही गुजरात से हैं। वो उसी गुजरात से हैं जहाँ से सरदार पटेल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई। दुर्भाग्य की बात है कि ये दोस्त देश के सबसे बड़े पॉकेट मार, देश के फेंकू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश का तारीपार गृह मंत्री अमित शाह, आज सिर्फ देश को बेच रहा है। और किसके हाथ बेच रहा है? अंबानी और अडानी के हाथ। जो कहता था माँ गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल। तो देश को बचाने की जवाबदेही सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की नहीं है, हम जैसे देश के युवाओं की भी है। और हम लोगों को भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से ये सीखना चाहिए कि ये देश अनेकता में एकता का देश है। ये देश विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है, ये देश क्षमता मूलक समाज की बात कहता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात कहता है। कौन लोग हैं जो अपने ही मुल्क को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा और प्रांत के नाम पर देश में नफरत की आग लगाकर देश को बेच रहे हैं? ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। आप तांगे में देखते होइएगा, घोड़े के ऊपर चमोटी बंधा होता है। क्यों बंधा होता है? कि दाएं और बाएं जो हरियाली घास दिखे सड़क किनारे, तो वो घास चरने ना चला जाए, उसको सीधा रास्ता दिखे। तो ये धर्म एक चमोटी है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के नाम पर देश को लूट रहे हैं और ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता है। कौन लोग हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम करने का ठेका लिए हुए हैं? बिलियन माइंड्स और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जिसमें विदेशी फंडिंग है। अब जिस उत्तर प्रदेश के गुंडा मवाली मुख्यमंत्री को, आप एक अपराधी ढोंगी अपराधनाथ को आप लोग योगी कहते हैं, अजय सिंह विष्णु से उसने योगी आदित्यनाथ कर लिया। फिर जो उनके पिताजी थे उनको बदल लिया गोरखपुर का मठाधीश बनने के लिए। जो ओरिजिनल पिताजी थे उनके अंतिम क्रिया में नहीं गया, कोरोना का बहाना लेकर। अब सोचिए वो आदमी कैसे हमारा और आपका भला कर सकता है? सवाल इस पर उठता है, इसलिए हम विरोध करते हैं। अच्छा सोचिए जी, अगर उसकी रोज़गार की बात की जाए तो हमेशा बीजेपी सरकार ये कहती है हमने लाखों नौकरियां लोगों को दी हैं, लेकिन हमेशा बेरोज़गारी जहां से थी, और कोरोना काल में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं बेरोज़गारी और ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है। जो पहले थे नौकरी में, आज वो नौकरी में नहीं है, लेकिन सरकार हमेशा ये दावा करती रहती है कि हमने नौकरियाँ दी हैं। इस विषय में क्या कहना? हमारे यहाँ एक कहावत है, चले ना आवे तो आंगन टेढ़ा। भाजपा के लोग, ऐसा कोई नेता नहीं जो झूठ नहीं बोलता हो। जिस टीम का कैप्टन ही बहुरूपिया हो, श्री 1008, फेकेश्वर, झूठेश्वर, गपेश्वर, लुटेश्वर, जितना नाम आप दीजिए, हिटलर का ये जुड़वा भाई है। ये मोदी नहीं कसाई है, हिटलर का जुड़वा भाई है। हिटलर की अंत्येष्टि अगर सही से की गई होती तो भारत में ये जुटलर पैदा नहीं लेता।
ये 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। सामने वाले के आंख में मिर्ची झोंक कर झूठ बोलता है। झूठ बोलने वाले आदमी को थोड़ा भी शर्म होना चाहिए। प्रधानमंत्री तो इतने बेशर्म और निर्लज है कि उनको शर्म ही नहीं होता। हम खुली चुनौती देते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को और देश के तमाम उन पत्रकारों को जो मोदी जी का महिमा मंडन करते हैं। बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुका हूँ। बनारस में 35 गांव आदर्श बता दीजिए आप, हम मोदी जी उस दिन का गुणगान करना शुरू कर देंगे। खुद मोदी जी ने कहा था। अब कहाँ से कहा था ये तो मोदी जी बताएंगे। सारी दुनिया मुंह से बोलती है, वो कहाँ से बोलते हैं, पूरा भारत कन्फ्यूज़ है। हर साल हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। 35 गांव होते हैं अब तक। बता दीजिए बनारस में कहाँ है। बनारस की जनता त्रस्त, फर्जी गंगा पुत्र मस्त, घर घर माँ गंगा खोज रही है। हर हर गंगे तो घर घर गंगा वाली जो कर लगा था, हर हर मोदी घर घर मोदी, खोज रही है माँ गंगा कि मेरा फर्जी बेटा कहाँ है, किधर है। वो तो मशरूम की सब्जी खाने में मस्त है, वो अपने पार्टी के विस्तार करने में मस्त है। ये विनाशकारी प्रचार मंत्री। देखिए 5 लाख का बूट, 1.5 लाख का घड़ी, 1.5 लाख का चश्मा, 10 लाख का सूट, गधा के जन्म छुड़ाने में लगे हैं। बाप मरा अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। मेरी माँ चौटा बलतन तलती थी, पिताजी ताई बेचते थे। आज 10 लाख के ये मशरूम की सब्जी कब खाते थे भैया। ये सवाल पूछेगा। देश को जानबूझकर गर्त में ढकेला जा रहा है। कोरोना एक बहाना है। कोरोना एक ये है कि अपना जुर्म छुपाने के लिए लोग दूसरे की वो करते। प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना था कोरोना से। आपने कोरोना का जिक्र किया। 2019 में अगस्त और सितंबर महीने में चाइना के वुहान शहर में कोरोना आया, दस्तक दिया। चाइना की गवर्नमेंट ने, जिसके साथ प्रधानमंत्री झूला झूल रहे थे, सावन के झूलों में आनंद ले रहे थे शी जिनपिंग के साथ, वहाँ मैक्सिट अस्पताल बनाया, लॉकडाउन किया, सोशल डिस्टेंसिंग की, घर घर राशन पहुँचाया। और जब हमारे यहाँ 31 दिसंबर को WHO ने चेताया कि भारत में कोरोना का संक्रमण फैल सकता है, जब देश के तमाम विपक्षी नेता लोकसभा में पूछ रहे थे तो उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। प्रधानमंत्री अगर संज्ञान लिया होता तो कोरोना की पहली लहर, दिल्ली के चुनाव, जहां प्रधानमंत्री अपने रंग जो तारीपार गृह मंत्री के साथ दोनों रंगा बिल्ला, 300 सांसद, 17 मुख्यमंत्री, 40 केंद्रीय मंत्री, 70 राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के नेताओं के साथ घर घर पर्चा बांट रहा था। ट्रंप की गुलामी की जा रही थी। शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाई जा रही थी। 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। ये देश ने देखा है। पहली लहर, दूसरी लहर, जब बिहार में, बंगाल में, हैदराबाद के नगर निगम चुनावों में ये प्रचार प्रसार कर रहे थे, उपचुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे थे, तब हुआ। तीसरी लहर, जन आशीर्वाद यात्रा। अब बताइए जन आशीर्वाद यात्रा में कोरोना क्या कहता है कि भाजपा के लोग जहाँ चुनाव प्रचार करेगा हम नहीं जाएंगे, भाजपा को अछूत मानता है। सारा दिन लाखों की भीड़ होती है, रोड शो होता है, शाम में कहते हैं 2 गज है दूरी, मास्क है ज़रूरी। तब बाकी समय कहाँ रख लेते हैं, पछड़े में रख लेते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री बात जादू टोना टुटके की करता है, तांत्रिक विद्या की बात करता है। दाढ़ी वाले बाबा रामायण दिखा रहे थे। रामायण ने सिखाया है लोगों को, भारत की कनकन में राम और कृष्ण बसे हुए हैं, लेकिन ये लोग राम और कृष्ण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते, अपना व्यापार करते, चंदा मांगते, भीख मांगते। रामायण आपने भी देखी होगी। रामायण में मारीची आया सोने का हीरा बनकर। रावण राक्षस था, साधु का वेश पकड़ कर आया, माँ सीता का अपहरण कर लिया। कालनेमी राक्षस, सबसे अहम रोल कालनेमी राक्षस का भी था। रामायण में प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो उन्होंने संजीवनी बूटी मंगाई, सुसेन वैद्य को बुलाया, मतलब दवाई और डॉक्टर की ज़रूरत प्रभु श्री राम ने बताई। अगर ताली थाली पीटने से बीमारी ठीक हो जाए तो प्रभु श्री राम परात पिटवाते, बड़े बड़े मसाल जलवा लेते क्या, लेकिन प्रभु श्री राम ने मंगाई, संजीवनी बूटी मंगाई। हमारा प्रधानमंत्री प्रभु श्री राम के नाम पर कालनेमी राक्षस की तरह, जिस तरीके से कालनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग और नरेंद्र मोदी भगवान राम का नाम लेकर करोड़ों हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया, बीमार गुरु बनाने का काम किया, पूरे भारत को कोरोना के मुंह में ढकेल दिया। हनुमान जी धर्म के लिए लंका जलाया, इसने तो पूरी भारत जला दी। कभी फुदुक के बंगाल जा रहा है, कभी फुदुक के हैदराबाद जा रहा है, कभी बिहार जा रहा है,
पूरा दुनिया लगो मानो ये तो प्रधानमंत्री है ही नहीं, गृह मंत्री है ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री है ही नहीं, देश में है कहाँ, ये तो भाजपा का प्रचार मंत्री है सारे के सारे। वेतन लेंगे भारत की जनता का, हमको देंगे सड़ा हुआ गेहूँ 5 किलो, कहेंगे धन्यवाद मोदी जी, आपके पिताजी कमा के आए थे, हैं 150 रुपये का झोला बना दिए 200 रुपये का, अपना थोपरा दिखाने के लिए। जो थोपरा देखना नहीं चाहता है, हमारा ही पैसा, आपको धन्यवाद देना चाहिए 135 करोड़ आबादी की, कि धन्यवाद। एक बर्तन बाजने वाली का बेटा, चाय वाले का बेटा आज मशरूम की सब्जी खा रहा है, आज एक चौका बर्तन करने वाली का बेटा आज 85,000 का विशेष विमान ले लिया, आज 85,000 करोड़ का विमान लेने के बाद नया संसद भवन बना रहा है। धन्यवाद दीजिए हिंदुस्तान की आवाम को। वैक्सीन दे दिया। मोदी जी जब जन्म लिए थे, मोदी जी को भी पहले की सरकारों ने 5-5 वैक्सीन दी थी, किसी ने तो नहीं धन्यवाद किया। पहले की सरकारें भी ताज एक्सप्रेस, आगरा हाईवे सब बनाया, किसी ने तो धन्यवाद नहीं किया। पहले भी इसरो और ये सब बना, सेल भेल सारे चीज़ बना, किसी ने तो धन्यवाद नहीं किया। काहे का धन्यवाद? आप उसी बात का वेतन लेते हैं, आपके मंत्री लेते हैं, आपका सांसद लेता है, आप काम क्या कर रहे हैं? आप बताइए ना कि आपका एक भी एमपी आज 2 साल से संसद निधि कोष से कोई खर्च करा पा रहा है? आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नो वर्क नो पेमेंट। आप एक तरफ जो लोग बरसों नौकरी करते, सरकारी नौकरी करते, आपने उनको पेंशन बंद कर दिया, लेकिन आप उसी उत्तरांचल में 3-3 बार मुख्यमंत्री बदलिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री का दर्जा लीजिएगा, माने अपने ही लोगों से लूट। एक बात बताइए, जब देश में राजकोषीय घाटा है तो क्या प्रधानमंत्री को नए मंत्री बनाने की ज़रूरत है? मंत्रिमंडल में कटौती करना था, वित्त मंत्री से वित्त मंत्रालय नहीं संभल रहा, तो वित्त मंत्री वित्त राज्य मंत्री का क्या काम है? जब रेल मंत्री से रेल मंत्री नहीं मंत्रालय संभल रहा, तो रेल मंत्री रेल राज्य मंत्री का क्या काम है? ऐसे आप देखिएगा तो तमाम मंत्रालय जो इस तरीके से किया जा रहा है, इनका सिर्फ काम क्या है? संदीप पात्रा जैसे लोगों को स्वतंत्र डायरेक्टर बना देना, उस संस्था को डुबो देना। एक सवाल श्रीवास्तव जी आपसे पूछेंगे, एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। जो आंकड़े इस समय पूरी तरह से हर तरह के सर्वे बता रहे हैं, और शायद बीजेपी के भी कई नेता ऐसा कह रहे हैं कि हम मजबूती से, फिर पूर्ण बहुमत से हम फिर से सरकार बनाएंगे यूपी में, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में। इस बारे में क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता ये पूरे देश को बेवकूफ़ समझते हैं, और मीडिया क्या दिखाती, मोदी नहीं तो कौन? मतलब 135 करोड़ आबादी में अकेला ये राजा हरिश्चंद्र हैं, राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं। बताओ आप हमें, और भी कोई है कि नहीं है? क्या पूछेगी उत्तर प्रदेश? वो उत्तर प्रदेश भूल जाएगी। गंगा के किनारे तैरती लाशें, वो कफन आंधी तूफान में निकल रहे थे, कफन चोरी की जा रही थी सरकार के द्वारा, वो उत्तर प्रदेश की जनता भूल जाएगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं था, सड़कें उत्तर प्रदेश की ओमपुरी की गाल की तरह है, उतने का विज्ञापन पूरे देश में लगा दिया गया। अगर उतने पैसे अगर उत्तर प्रदेश की सड़कों में खर्च किया गया होता तो आज संगमरमर बिछ गया होता। जितने पैसे धन्यवाद मोदी जी में खर्च किए गए, उतने पैसे अगर दिया होता तो खाली गेहूँ में खाएगा, आप खाइएगा मशरूम, और दूसरा को कहते गेहूँ में फाको। सरसों तेल कहाँ से आएगा? घी कहाँ से आएगा? नमक कहाँ से आएगा? झोला आप नहीं देते, 1 रुपया के पॉलीथीन में डाल देते। जो आप थोपरा लगाए, जली को आग कहते, बुझी को राख कहते हैं। और जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते, उस पर भी खर्च करते। पूरा देश देखा है, टूटी खाट फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नहीं शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। इनका सुपड़ा साफ होगा, जिस तरीके से हरियाणा में हाफ